स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को उठाकर देखें तो 10th 12th जो भी परीक्षाएं हैं, भले ही व्याकरण में किसी भी टॉपिक को क्वेश्चन में न पूछा गया हो, लेकिन समास एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर बार परीक्षा में प्रश्न ज़रूर इससे पूछे जाते हैं, एकदम निश्चित है। इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, वीडियो को अंत तक देख लिया, तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर समास का एक भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर तरह के एग्जाम्पल्स, हर तरह के उदाहरण दिए जाएंगे ताकि उदाहरण कोई भी ना छूटे। और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर जो उदाहरण है आपका बोर्ड मॉडल के ऊपर ही मैंने तैयार किया है, इसीलिए एग्जाम्पल्स वगैरह पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। इसका नोट्स भी आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं समास की सबसे पहली परिभाषा, उसके बाद फिर उसके भेदों को बारी बारी से प्रत्येक प्रकार, जो 6 प्रकार आप देख रहे हैं, प्रत्येक प्रकार को जो है उदाहरण सहित बड़े विस्तार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप 100% वीडियो को देखते नहीं हैं तब तक आपको 100% लाभ होता नहीं। आइएगा स्किप करके चले जाइएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, बेहतर ढंग से समझें। क्योंकि ये टॉपिक जो है एकदम निश्चित आना ही आना है। अब तक के जितने भी बोर्ड परीक्षाएं हैं, समास ज़रूर पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा, समास कहते किसको हैं। अलग अलग विद्वानों की अगर बात की जाए तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार इसका अलग अलग मत है, और बहुत सरल परिभाषा है। दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान ही अर्थ देता है, उसे ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। परिभाषा याद करने में बहुत परेशानी नहीं, एकदम छोटी सी बहुत सिंपल परिभाषा, आसान सरल भाषा में। या फिर एक और इसकी परिभाषा हो सकती है एकदम सरल, किताबी भाषा कुछ नहीं। दो या अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाने की जो क्रिया है उसे ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और इसके अगर भेदों की हम बात करें तो आधुनिक हिंदी में समास के मुख्यतः 6 ही भेद होते हैं। पुरानी जो हिंदी थी उसमें इसके 7 भेद होते थे। एक नए समास जो है इसमें अलग से ऐड था, खैर उसको हम फिर लास्ट में देख लेंगे, इंपॉर्टेंट होगा तो उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है। लेकिन आधुनिक हिंदी में इसके कितने भेद, मुख्य 6 भेद होते हैं। सबसे पहला द्वंद्व समास। ठीक है, सबसे पहला द्वंद्व समास, उसके बाद बारी आती है द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और फिर तत्पुरुष समास। अब हम लोग बारी बारी से ये 6 भेदों को देखते हैं। ठीक है, इसके पहचानने के नियम को देखेंगे और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे पूरे विस्तार से। चलिए देखते हैं इसके पहले प्रकार को। इसका सबसे पहला प्रकार हमने आपको बताया था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहते किसको है, तो द्वंद्व का मतलब क्या होता है, युद्ध, बराबरी। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होगा, द्वंद्व की बात आएगी तो यहाँ किसकी बात आ गई, बराबरी की बात आ गई। तो वैसा कोई भी समास जिसमें दोनों पद प्रधान होगा, दोनों पद क्या होगा, बराबर होगा। इसमें आपको बताया कि 2 पद होते हैं। एक पहला पद जिसको कहा जाता है, इसमें जो 2 पद होते हैं, पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद और दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। ठीक है, पहला पद क्या कहलाएगा, पूर्व पद, और दूसरे पद को कहेंगे उत्तर पद। इसमें क्या होगा, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद बराबर होंगे, दोनों पद समान होंगे। ठीक है, और इसका यदि हम विग्रह करें, इनको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद क्या निकलेगा, और, अथवा, या, ये सब शब्द होंगे। जैसे यहाँ है भाई बहन, तो इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, भाई और बहन। ठीक है, माता पिता, माता और पिता, दाल और भात। ठीक है, गंगा और यमुना। तो इस तरह के जो शब्द होंगे क्या कहलाएंगे, द्वंद्व समास। कभी कभी करता क्या है कि एग्जामिनर
जो क्वेश्चन सेट होता है उसमें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये चिन्ह हट जाता है, योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, और यहाँ क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज, जैसे पापा पाप, धर्माधर्म, लाभा लाभ। अब बच्चा कंफ्यूज, बच्चा देखता है कि भाई ये योजक चिन्ह जहाँ रहेगा द्वंद्व समास, चिन्ह नहीं रहेगा द्वंद्व समास नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए धर्माधर्म, इसको अगर हम तोड़े तो होगा धर्म और अधर्म, पापा पाप, पाप और अपाप, लाभा लाभ, लाभ और अलाभ। तो ये भी कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास। ठीक है। और विशेष क्या है कि ये पद संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया होंगे। ये पद क्या होंगे, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया होंगे। कई बार होता है कि ऑप्शन कुछ उल्टा पुल्टा दे देता है, जैसे आपको दे देगा लाल पीला, लाल और क्या, पीला। अब ये योजक चिन्ह देख के आदमी लगा देता है कि द्वंद्व समास है, नहीं, ये विशेषण है। और आपको पता होगा विशेषण और विशेष्य होगा, कोई भी पद जो विशेषण और विशेष्य होगा वो द्वंद्व समास नहीं होगा। ठीक है, आगे इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। तो आप देख लिए पहला जो समास है वो कौन सा समास, द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे और इनका विग्रह करने पर और, अथवा, या इत्यादि लगाया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं समास का प्रकार नंबर 2 की ओर। चलिए अब देखते हैं दूसरे समास को। दूसरा समास हमारे पास है द्विगु समास। द्वि, देखिएगा जो पहला जो आपका वर्ण दिखाई दे रहा है क्या है, द्वि यानी क्या है, एक संख्यावाचक है। द्वि शब्द क्या है, संख्यावाचक, जिसका अर्थ होता है 2। तो ये समास भी ऐसा ही है। द्विगु समास उस समास को कहेंगे जिसका जो पहला पद होगा, पहला जो आपको बताया पूर्व पद, पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक विशेषण होगा। यानी पहला पद क्या करेगा, संख्या को बताएगा, संख्या का बोध कराएगा। उसी समास को हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। और इसमें प्रधान कौन होगा, दूसरा पद प्रधान होगा। पहला पद संख्यावाचक होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। वैसे ही समास को हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। जैसे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, पंचवटी, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, नवरात्रि, 9 रात्रों का समूह। लेकिन यहाँ पर कुछ कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ देते हैं, इसीलिए देखिए हम उसका नोट्स पहले से तैयार रखे हुए हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं नोट में कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण है, मगर पूरा पद जो है किसी तीसरे की विशेषता बताता हो या किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करता हो, तो ऐसी परिस्थिति में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होने के बावजूद वह समास जो है क्या, द्विगु नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है दशानन, 10 आनन है जिसके, तो यहाँ 10 जो है संख्यावाचक है तो इस पे होना चाहिए। इस नियम के अनुसार जो है इसे द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन नहीं, नियम क्या कहता है कि दोनों पदों में पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद प्रधान हो, लेकिन तीसरे का अर्थ प्रकट नहीं करना चाहिए। जबकि यहाँ पर तीसरे का अर्थ प्रकट हो रहा है दशानन। दशानन का अर्थ क्या होता है, रावण। त्रिभुवन, तीनों भुवनों, ठीक है, तीनों भुवनों के स्वामी। त्रिभुवन स्वामी किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को। त्रिलोकी, तीनों लोक। त्रिनेत्र, सब उपनाम हैं भगवान शिव के, भगवान विष्णु के। इधर रावण का नाम है। ठीक है, तो ये तीसरे का अर्थ प्रकट करता है, इसलिए आप इनसे बच के रहिएगा। समस्या इसमें नहीं है, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं समस्या इसमें नहीं है, समस्या असली यहीं आती है। बच्चे जो है कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि दशानन 10 लग गया, वो आराम से वो द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण है। त्रिभुवन, त्रि नहीं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताएं तो ऐसी परिस्थिति में जो है द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब तीसरे समास की ओर। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा समास, तीसरे प्रकार का समास, बहुव्रीहि समास, जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि इसमें भी 2 पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। और इसमें क्या है कि इसमें दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होगा, न पहला पद प्रधान होगा न दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि
कोई तीसरा पद प्रधान होगा, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताएंगे, कोई तीसरा पद इसमें प्रधान होगा। इस प्रकार के समास को ही क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। जैसे थोड़ा देर पहले हम बताए थे दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात कौन? रावण। त्रिभुवन, 3 भुवनों के जो स्वामी हैं, ठीक है। चतुरानन, 4 आनन हैं जिनके। चक्रपाणी, चक्र है पाणी अर्थात हाथ में जिसके। पंचानन, पंचानन ब्रह्मा जी को ही कहा जाता है। पहले 5 उनके सिर थे, फिर बाद में शिव जी ने जो है घमंड करने के चलते एक सिर उनका अपने त्रिशूल से काट दिया था। पहले वो पंचानन थे, बाद में चतुरानन बन गए। शिव जी ने पंचानन को चतुरानन बना दिया। चंद्रशेखर, वीणा पाणी, इस तरह के जो शब्द होंगे, यानी भगवान का जो उपनाम होगा, भगवान का जो ज़्यादातर उपनाम होगा, आपको किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में। क्यों? क्योंकि न पहला पद प्रधान है, न दूसरा पद, यानी न पूर्व पद न उत्तर पद, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता का बखान कर रहे हैं। कोई इसमें कोई तीसरा पद प्रधान है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। बढ़ते हैं चौथे समास की ओर। चलिए देखते हैं लगातार समास नंबर 4। समास नंबर 4 क्या है? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ये क्या कहता है कि इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद या तो विशेषण होगा या तो विशेष्य होगा। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसी को विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है, ठीक है। विशेषण या विशेष्य होगा दूसरा पद। जैसे नील कमल, कमल कैसा है? नीला, ठीक है। कमल की विशेषता क्या है? नीला। गाय कैसी है? नीली, नील गाय। महात्मा, आत्मा, महान है आत्मा जो, ठीक है। लाल पीला, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज, आपको शुरू में बताए थे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी ये बच्चे कुछ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस योजक चिन्ह को देखकर जो है द्वंद्व समास लगा देते हैं, जबकि हम पहले भी उस समय ही बताए थे कि जब भी होगा तो या तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, नहीं तो क्रिया होगा। विशेषण और विशेष से जब भी आ जाए तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो इस हिसाब से लाल और पीला कहाँ जाएगा? कर्मधारय समास में। लेकिन इस योजक चिन्ह को देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए जानबूझ के यहाँ हम डाले हैं। उसके बाद है नीलांबर, नीला है अंबर जो। परमानंद, महाकाव्य, सद्गुण, भल मानस, भला है मानस जो। शुभागमन, शुभ है आगमन। सज्जन, सत जोड़ जन, ठीक है। तो वैसा कोई भी समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेषण या फिर विशेष्य हो, ऐसी परिस्थिति में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ होता है, कंफ्यूजन, ठीक है, तो इससे आप बचिएगा। आगे इसके बाद जस्ट तुरंत हम बढ़ते हैं 5वें और फिर 6ठे की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें समास की ओर। 5वां हमारे पास समास है अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसका क्या कहता है कि वैसा समास जिसका पहला पद अव्यय, अव्यय जिसको आप उपसर्ग कहते हैं, ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब कोई भी वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को और बेहतर बना देता है। जैसे यहाँ देखिए यथा, शक्ति तो पहले से अलग शब्द है ही, उसमें क्या लग गया? यथा लग गया। दिन तो पहले से शब्द है ही, इसमें प्रति लग गया। तो यथा शक्ति, यथा भक्ति, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति मास, ये प्रति क्या है? अव्यय है। ये प्रति उपसर्ग है, किसी भी शब्द के आगे लगकर, ठीक है, उसके अर्थ में कुछ न कुछ परिवर्तन ला देगा। अनु, अनु भी रूप तो अलग शब्द है। आमरण, आजन्म, ठीक है, तो ये सब क्या है? अव्यय है। तो वैसा कोई भी समास जिसका पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय हो उसे ही क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसमें और भी बन सकता है यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा रूप, प्रतिदिन। तो इसमें आप बना सकते हैं प्रति मास, प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति, हो सकता है ना, क्योंकि ये तो अव्यय है, कहीं भी लग सकता है किसी भी शब्द के आगे। अनुरूप, अनुकरण, अनुगमन, आमरण,
आजन्म। और एक और विशेष बात नोट में देखिए, यहाँ हमने लिख दिया है कि एक ही शब्द जब बार बार रिपीट होगा, जैसे नहीं धीरे धीरे, बार बार, कैसे कैसे, वैसे वैसे, जैसे जैसे, तो इस तरह का जब भी शब्द रिपीट होगा तो आप इसमें कौन सा समास लिखेंगे? अव्ययी भाव समास। अब अगला दिन जाके पूछ लेना बच्चों से, एक गाना नहीं सुने हो, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, अगला से क्वेश्चन कर देना कि जी इसमें कौन सा समास है। समझ रहे हो ना? इसका इस्तेमाल जो है आम जीवन में भी होता है। समझ रहे हो? धीरे धीरे कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। बार बार कौन सा समास? और नहीं तो फिर बीच वाला जो योजक चिन्ह है, बीच वाला जो योजक चिन्ह है, इसको देख के लगा देना द्वंद्व समास। बहुत सारे टीचर बताते हैं आपको, बहुत सारे टीचर का है ये कि सीधे कह देते हैं कि क्या, जहाँ ये योजक चिन्ह देखो बस वहाँ द्वंद्व समास लगा दो आँख बंद करके। ऐसी कोई बात नहीं है, योजक चिन्ह रहने से कुछ नहीं होता। पूर्व पद और उत्तर पद जो है, पूर्व पद और उत्तर पद जो है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, केवल योजक चिन्ह लगने से क्या हो गया। ठीक है, तो जस्ट बस एक समास और बचा है। जस्ट अव्ययी भाव के बाद तुरंत हम अगले समास की ओर बढ़ते हैं। चलिए अंतिम समास देख लेते हैं। अंतिम समास क्या है? तत्पुरुष समास। इसमें क्या है? इसमें दोनों पद कारक चिन्ह से बंधे होते हैं, यानी जब समासिक पद बनेगा तो इनके बीच कारक चिन्हों का लोप होगा। जैसे हम पहला देखते हैं राजपुत्र। राजपुत्र क्या होगा? राजा का पुत्र। लेकिन यहाँ क्या है? राजा का पुत्र। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कारक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन जब समास बना तो क्या हुआ? कारक चिन्हों का लोप हो गया, कारक चिन्ह खत्म हो गया। ठीक है, तो वैसा कोई भी समास जिसके बीच कारक चिन्हों का लोप होगा या फिर ये कारक चिन्हों से बंधे होंगे तो इसी को क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यहाँ पर क्या रहेगा? से। मन चाहा, मन से चाहा। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। रस क्या है? सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। रसपान, रसपान करने वाला। ठीक है, शाकाहारी, शाक का आहार करने वाला। का, को, के, की, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। तो वैसा कोई भी समास जिसमें कारक चिन्हों का लोप होगा, ठीक है, जो आपस में कारक चिन्हों से बंधे होंगे, उसी को क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। और जब भी समासिक पद बनेगा तो कारक चिन्ह गायब हो जाएगा, और जब विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।